हेलो जी, मेरा नाम है शरद साहू और मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट, जो कि हमारा बोर्ड एग्जाम 2025 एंड 26 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका जो मार्क वेटेज है ना यूपी बोर्ड के हिसाब से वो है हमारा 6+1। टोटल हमारा जो है वो है यूपी बोर्ड के लिए हमारा 7 मार्क का। वहीं अगर हम देखें हमारा सीबीएसई बोर्ड के लिए तो एक आएगा 3 मार्क का क्वेश्चन, एक आएगा 1 मार्क, दो आएंगे सॉरी हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन, जो कि आपके कितना टोटल होता है 5 मार्क्स हमारा सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो है ना इंपॉर्टेंट, और जब इंपॉर्टेंट है तो हम तो इसको अच्छे से पढ़ने ही वाले हैं। एक वन शॉट में आपका ये चैप्टर रिवाइज होने वाला है, और ये वन शॉट देखने के बाद जो है ना आपका पूरा मनी एंड क्रेडिट चैप्टर से जितने भी डाउट्स है सारे सॉल्व हो जाएंगे। सो देर किस बात की, बिना किसी देर के करते हमारे सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो मनी, मनी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हमारी मुद्रा। मनी क्या होता है? देखो, मनी एक ऐसी चीज है ना, एक ऐसी चीज को हम मनी बोलते हैं जिसको हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। हम हमारा एक्सचेंज करने का एक मीडियम, हमारा मीडियम इधर क्या है, माध्यम। कोई मनी एक ऐसी चीज होती है जिसको हम एक्सचेंज करते हैं जब हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है। पूरे इंटरनेशनली हम बोल सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में मनी क्या होती है, हर कंट्री की जो मनी होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। वही मनी को हम क्या बोलते हैं, मनी को हम ऐसी चीज बोलते हैं जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, जिसको हमें जब जरूरत पड़ती है, हमारी वांट, जैसे हमें कुछ खाने की जरूरत है तो हम उसको एक्सचेंज मतलब हम बदले में किसी से वो सामान लेते हैं और उस सामान के बदले में हम उसको क्या करते हैं, पैसा पे करते हैं, उसको हम मनी पे करते हैं। तो मनी क्या होता है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ती है किसी भी चीज की उसके बदले में हम किसी को क्या देते हैं, वो मनी देते हैं। सिर्फ इतना सा है मनी, और कुछ भी नहीं है। मनी समझ आया? एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मनी का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं, जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। जब हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो स्टोर किया हुआ जो पैसा हमें जब भी जरूरत पड़ेगी कुछ कुछ चीज को लेने के लिए, तो हम उसके बदले में किसी को क्या देंगे, मनी देंगे, या मतलब एक्सचेंज करेंगे। बस सिंपल सा ये क्या है, हमारा मनी है। दूसरी चीज आपकी, देखो, कोई भी चैप्टर का ना हेडिंग हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चैप्टर का जो बेसिक क्लियर हो जाता है ना, तो उसके बाद हमें पूरा चैप्टर समझने में बहुत इजी होता है। जैसे कि जो हमारा चैप्टर का ही नाम है हमारा मनी, तो मनी तो हमें समझ आ गया, बट क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट को हम हिंदी में बोलते हैं हमारा साख। क्या बोलते हैं? क्रेडिट को हम हिंदी में हमारा साख बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि किसी को अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप शॉपकीपर हो, आपके पास कोई कस्टमर आया है, आपने कस्टमर को क्या किया, दुकानदार हो आप, आपने अपने ग्राहक को क्या किया है, तो सामान, गुड्स, हम गुड्स क्या होते हैं, जो सामान हम खरीदते हैं उसको हम गुड्स बोलते हैं। आपने उसको कोई गुड दिया, कोई प्रोडक्ट दिया है ना, बट उसने आपको भी पे नहीं किया, उसने आपको प्रॉमिस किया है कि वो आपको 1 दिन बाद, आपको 2 दिन बाद, आपको 3 दिन बाद कभी ना कभी वो क्या करेगा, आपको पैसा पे करके देगा। तो बस यही जो चीज होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं, जिसको शुद्ध हिंदी में तो नहीं, बट हिंदी में इजी वे में हम उसको क्या बोलते हैं, उधार बोलते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। जब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या देते हैं, उस टाइम पे हम पैसा ना देके हम उसको प्रॉमिस करते हैं कि कुछ इसका जो पैसा है मैं आपको क्या दूंगा, कुछ दिन के बाद, या फिर 1 दिन के बाद, 2 दिन, जितना भी टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको मैं पेमेंट कर दूंगा। ये क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है। तो थोड़ा सा डेफिनेशन में भी देख लेते हैं मनी एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है। बट आप अगर हिंदी मीडियम को, तो मैं इंग्लिश रीड कर रहा हूँ, बट आप अपने ही, और ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है हिंदी, तो हिंदी में आप रीड करना, मैं इंग्लिश में रीड। क्या लिखा हुआ है? मनी इज एनीथिंग जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि मनी क्या होता है। मनी होता है जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स क्या बताया मैंने, गुड्स का मतलब होता है जिसको हम खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। वहीं जो सर्विसेज होती है, सर्विसेज को हम देख नहीं सकते, और सर्विसेज का मतलब क्या होता है, कोई जैसे वेटर है, वेटर क्या देता है, हमें सर्विस देता है। डॉक्टर है, डॉक्टर क्या देता है, सर्विस देता है। सर्विस के साथ गुड्स भी देता है, वो दवाइयां वगैरह देता है। वहीं अगर हम बात करें हमारा, जैसे मैं टीचर हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। तो सर्विस जो हम देख नहीं सकते हैं, गुड्स जिनको हम देख सकते हैं, जिसको इंग्लिश में टेंजिबल बोलते हैं। ये लिख लो एग्जाम में, आंसर्स के साथ अगर लिखोगे ना तो आपको बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है आपके नंबर्स पे। तो जिन चीजों को हम देख सकते हैं, मतलब जैसे गुड्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको हम टेंजिबल बोलते हैं। और जिनको हम नहीं देख सकते उनको हम क्या बोलते हैं, हमारा इनटेंजिबल बोलते हैं। ये चीज को अपने आंसर्स में यूज करना,
सच्ची बोल रहा हूँ, इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा और आपको मार्क्स भी गेन करने में हेल्प करेंगे। टेंजिबल क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जो इंटेंजिबल होता है जिसको हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आ मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब किसी भी चीज के जो भी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज है उसको मनी के टर्म में हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू उसकी पता कर सकते हैं कि ये 10 रुपए की है, 5 रुपए की है, 6 रुपए की है, 7 रुपए की है, 20 रुपए, 100 रुपए। किसी भी प्रोडक्ट की हम वैल्यू किससे पता कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट की वैल्यू हम पता कर सकते हैं मनी के थ्रू। और हर कंट्री का जो मनी होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। बट जिसको हम मनी के तौर पे क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं करेंसी, हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है। जैसा कि हमारा जापान की येन, डॉलर, डॉलर के साथ साथ हमारा पाउंड, हमारा रुपया जो हमारे इंडियन इंडोनेशिया में चलता है। तो हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, बट सबके लिए जो टर्म मनी होता है ना वो क्या होता है, एक ही होता है। वो टर्म मनी क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट की या गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करने में, छोटी सी डेफिनेशन है, हाल में समझा के आपको आगे बढ़ सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि बेसिक अगर हमारा क्लियर है, कोई घर घर जब हम बनाते हैं उसकी जब नींव मजबूत होती है तो घर बहुत अच्छा बनता है और मजबूत बनता है। तो हम अभी बेसिक हमारा क्लियर कर लिया, मनी का जो जो एक सिंगल सिंगल जो डेफिनेशन होती है हम वो समझ रहे हैं, जिससे हमारा आगे चल के जो टॉपिक्स आएंगे वो हम इजीली कन्वर्ट, इजीली अंडरस्टैंड कर सके, है ना। सो हम क्या कर सकते हैं, मेजर ऑफ वैल्यू कर सकते हैं, इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, स्टोर ऑफ वेल्थ। हम अपनी जो भी जमा पूंजी है हमारी उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं हमारे घर में, बैंक में, या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट में। समझे। तो मनी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया और मनी की डेफिनेशन भी लर्न हो गई। सिर्फ 3 हाईलाइट वर्ड्स आपको याद करना है, क्या, मनी को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, जिसके साथ गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जब आपको ये 3 कीवर्ड्स मनी की डेफिनेशन के लर्न है तो डेफिनेशन तो हम इजीली बना लेंगे, क्योंकि इतना तो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है ही, है ना। अगर हम क्रेडिट की डेफिनेशन देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट वेयर समवन लेंड्स मनी। क्रेडिट क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जहां पे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को लैंड, लैंड का मतलब क्या होता है, LEND बोल रहा हूँ, LEND जमीन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, गलत मत सोचना। लैंड का मतलब क्या होता है, लैंड का मतलब होता है उधार देना। पेन चेंज कर ले रहा हूँ। लैंड का मतलब क्या होता है, लैंड का मतलब होता है उधार देना। ये चीज लिख लेना, उधार देना, ठीक है। जब कोई बंदा किसी को उधार देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। वहीं अगर कोई बंदा किसी को उधार ले किसी से उधार लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बोरोवर। क्या बोलते हैं, जैसे मान लो ये एक बंदा है, इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने इसको क्या दिया है, लोन दिया है। क्या दिया, इस बंदे ने इसको लोन दिया है, ठीक है। तो जो ये वाला बंदा है वो क्या हुआ, ये वाला बंदा हुआ लैंडर, और जो ये वाला बंदा हुआ वो क्या हुआ, बोरोवर। क्या हुआ, ये वाला जो बंदा हुआ वो हुआ बोरोवर, ठीक है। ये क्या हुआ, लैंडर, ये क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है। क्या कर रहा है, ये लैंडर है जो क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है। वहीं अगर बोरोवर की बात कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ये बोरो कर रहा है ना। समझ आए, ये वर्ड्स आपको यूज करना जरूरी है आंसर्स में, बहुत अच्छे आंसर्स बनेंगे। और कीवर्ड्स लर्न करो यार, पूरी डेफिनेशन लर्न मत करो, याद भी नहीं रहने वाली। कीवर्ड्स को लर्न करोगे तो डेफिनेशन खुद से बनाओ ना, जब खुद से कीवर्ड्स यूज करके डेफिनेशन बनाओगे तो याद भी रहेगा। परफेक्ट डेफिनेशन रटना नहीं है बिल्कुल भी, डेफिनेशन को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मनी एंड क्रेडिट की डेफिनेशन। तो इसीलिए मैं इस पे इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों ही करता, है ना। तो ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रफ कर दिया मैंने, पॉज करके आप अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि अभी मुझे ये एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार, जिसको हम हिंदी में इजी वे में बोलते हैं उधार। वहीं हम क्रेडिट को एक शुद्ध ने जो आपके चैप्टर में नाम दिया गया उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी साख बोलते हैं, है ना। someone lends money goods on services now in exchange for a promise for future payment। क्या करता है, जैसा कि मैंने जस्ट अभी जब स्टार्ट किया था तब बताया था, क्या हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको फ्यूचर में कितने ही टाइम पीरियड में, जो भी डिसाइड होता है उतने टाइम पीरियड में हम आपको पेमेंट कर देंगे, है ना। तो वही चीज इधर लिखी हुई है, यूजुअली विद इंटरेस्ट अलाउइंग बोरोवर टू एक्सेस रिसोर्स बियॉन्ड देयर क्रेडिट मींस। देखो बहुत से लोग क्या होते हैं, क्रेडिट मतलब आप सामान लेते हो तो आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, बट जो क्रेडिट होता है, क्रेडिट पे मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। क्या चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट को चार्ज किया जाता है। क्या किया जाता है, इंटरेस्ट को चार्ज किया जाता है, और वो क्या होता है, परसेंटेज में रहता है। समझ आया ना। क्या, एक बार और सुन लो, जो हम लोन देते हैं, हम क्रेडिट देते हैं, उधार देते हैं, उसको किसके बदले में दिया जाता है, इंटरेस्ट के बदले में दिया जाता है। और बहुत से लोग इंटरेस्ट को भी नहीं लेते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्याज भी बोलते हैं। आई होप मनी एंड क्रेडिट की डेफिनेशन से समझ में आ गया। एक बार और सुन लो, मनी और डेफिनेशन कंक्लूजन में छोटा सा, ठीक है, ज्यादा बोर नहीं कर रहा हूँ, बहुत देर से मैं मनी और क्रेडिट, आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तभी जा रहा हूँ। मनी का मतलब क्या होता है, मनी का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसको हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सके, ऐसी चीज जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, ऐसी चीज जिसमें हम गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को मेजर
कर सकते हैं। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, किसी को गुड्स एंड सर्विसेज को लोन एज अ लोन देना, जिसमें वो प्रॉमिस करता है हमें पेमेंट का इन फ्यूचर, है ना। तो ये क्या होता है, क्रेडिट होता है, और जो जिसपे क्या होता है, इंटरेस्ट भी लोग चार्ज करते हैं। समझ आया मनी एंड क्रेडिट क्या होता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, वो क्या है हमारा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब यार जब हमने स्टार्टिंग में ही पूरा पढ़ लिया तो इधर कौन सा हमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक बार डेफिनेशन से ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपको अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है। क्या लिखा हुआ है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय गुड्स एंड सर्विसेज रिप्लेसिंग द इनएफिशिएंट बार्टर सिस्टम। देखो, बार्टर सिस्टम सुना होगा, सबने सुना होगा, सबको पता होगा, लेकिन आपको लग रहा होगा कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। देखो, ये पता है आपको बार्टर सिस्टम क्या होता है, बट याद नहीं आ रहा। देखो, बार्टर सिस्टम क्या होता है, फॉर एग्जांपल पहले के जमाने में क्या चलता था, जब मनी नहीं आया था तो पहले के जमाने में चलता था कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप उसके बदले में किसी दूसरे इंसान से एक्सचेंज कर लेते थे, तो उसको हम क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम बोल सकते थे। तो जो मनी है हमारा, मनी ने क्या किया है, मनी ने क्या किया, एलिमिनेट किया है किसको, नीड फॉर अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को। अब ये आपका वर्ड जो है ना, ये बहुत 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 मैं बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। रीजन, एग्जाम में स्टेटमेंट दे दी जाती है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, एक्सप्लेन। तो ये इसका मतलब क्या होता है, ये बड़े ध्यान से सुनो। ठीक है, मान लो एक क्या है, ये फार्मर है, क्या है ये फार्मर, रुकना एक सेकंड में आपको इधर ले जाऊं। हाँ, ये क्या है, एक फार्मर है, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है ना। ये दो फार्म, ये एक फार्मर है, कौन है, ये वाला जो बंदा है ये है हमारा फार्मर, ये वाला जो बंदा है वो है हमारा फार्मर। एंड वहीं जो ये हमारा क्या है, ये हमारा शू मेकर, कौन है हमारा, ये हमारा शू मेकर, जो क्या बनाता है, शूज बनाता है। ये जो फार्मर है इसको चाहिए बूट, क्या चाहिए, इसको चाहिए बूट। वहीं ये जो शू मेकर है इसको चाहिए ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब क्या होता है, अनाज चाहिए। ठीक है, तो अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है, इधर एक और बंदा आ जाता है कहानी में, जिसको क्या चाहिए, जिसको चाहिए हमारा, हम बोल सकते हैं जैसे क्या, मान लो मिल्क चाहिए, है ना, क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। अब इधर क्या होता है, ये जो फार्मर है, अब इस फार्मर को क्या चाहिए, शू मेकर। अब तो क्या करेगा, सीधा फार्मर किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, तो इससे क्या ले लेगा, इससे ले लेगा शू, और इसको ये इसके बदले इससे क्या ले लेगा, बूट। समझो, नहीं आया ना समझ। फार्मर क्या करेगा, इसको ग्रेन दे देगा, क्या दे देगा, फार्मर इसको दे देगा ग्रेन। वहीं जो ये शू मेकर है वो इसको क्या दे देगा, बूट दे देगा, है ना। तो ये क्या हुआ, इधर इन लोगों ने क्या किया है, इधर इन लोगों ने किया है कि एक दूसरे को चीज की जरूरत थी तो इन्होंने एक्सचेंज कर दिया था सिंपली। इधर मिल्क की जगह आप क्या कर लो, फार्मर लिख लो। इधर कौन है, ये फार्मर है, और फार्मर क्या बना है, इसके पास भी क्या है, ग्रेन्स है, क्या है, ग्रेन्स है। ठीक है, अब ये बंदे के पास, इस बंदे को ग्रेन्स चाहिए थे, है ना, और ये क्या बनाता है, शूज बनाता है। पहले के सिस्टम में, पहले का जो बार्टर सिस्टम था उसमें कोई भी मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो था नहीं, है ना। तो इस बंदे को अगर ग्रेन्स की जरूरत थी तो वो इस फार्मर के पास जाता है कि इस फार्मर के पास, ये जाता है इस फार्मर के पास। रीजन उसका क्यों है, क्योंकि इसको भी क्या चाहिए था, बूट चाहिए था। तो इधर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इधर हमें ये समझाता है कि आप किसी के साथ आइटम को एक्सचेंज तब कर सकते हो जो आपके पास सामान है वो लेने के लिए आपके से तैयार हो। क्योंकि इसको क्या चाहिए था, ये फार्मर है, इसके पास ग्रेन है, इसको चाहिए था मिल्क, इसके पास मिल्क तो मिल्क चाहिए था, और ये बूट वाले के पास मिल्क था नहीं। तो ये दोनों क्या नहीं कर सकते थे, एक्सचेंज ये दोनों नहीं कर सकते थे। उसका मेन रीजन क्या है कि एक की नीड तो पूरी हो रही है लेकिन दूसरे की नीड पूरी नहीं हो रही है ना, इसलिए क्या नहीं कर सकता था ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वो होता है कि आपके पास जो चीज पहले से ही और आप एक्सचेंज तब करो जब आपको सही मैचिंग मिल जाएगी। कि एक अगर आप कोई चीज देने के लिए तैयार हो और आप कोई चीज लेने के लिए तैयार हो, सिर्फ अगर दोनों पार्टी को कोई ना कोई चीज चाहिए होगी और अगर आप एक्सचेंज कर सकते हो तभी क्या होता है, इधर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट आपका क्या होता है, एलिमिनेट होता है। जैसे एक को शूज चाहिए था, एक को क्या चाहिए था, ग्रेन्स चाहिए थे, तो दोनों की वांट्स थी और दोनों एक्सचेंज कर सकते थे, राइट मैचिंग था तो दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। लेकिन दूसरे केस में हमारा केस नंबर 2 क्या है, हमारा ये है, इसमें क्या था कि इसको ग्रेन्स तो चाहिए थे, ये ग्रेन्स ले सकता था, लेकिन वो बंदा था उसको मिल्क चाहिए था और ये बनाता था शू, तो इनका मैचिंग अच्छे से नहीं था। तो जब मैचिंग नहीं था तो क्या था इधर, जब मैचिंग नहीं था तो ये इस बंदे के साथ ट्रेड, ये इस बंदे के साथ बार्टरली एक्सचेंज नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो दोनों बंदे हैं ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। उसका मेन रीजन ये क्योंकि दोनों क्या एक परफेक्ट मैचिंग है, एक को चाहिए, एक को बूट चाहिए और एक को ग्रीन चाहिए, और दोनों एक दूसरे का जो वांट है उनके काम करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो सकता है। और फिर ये क्या हो रहा है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब एक ही चीज डबल बार हम नहीं ले रहे हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब क्या, जो चीज हमारे पास है हम वही चीज पहले से दोबारा से थोड़ी ना ले लेंगे, है ना। तो ये होता है हमारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर नहीं आया समझ तो आप दोबारा से अच्छे से देखोगे तो आपको समझ
आ जाएगा, है ना। तो क्या लिखा हुआ है हमारा, बोथ पीपल वांटिंग व्हाट द अदर हैज, दोनों लोगों को क्या चाहिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब होता है कि जो चीज आपके पास पहले तो वो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, है ना। मॉडर्न करेंसी पेपर नोट्स कॉइन्स वर्क्स बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट इन लाइक इंडिया आरबीआई, आरबीआई का मतलब आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया में, जो क्या करता है, करेंसी नोट्स को इशू करता है। करेंसी नोट्स जानते हो, करेंसी नोट्स क्या होता है, करेंसी नोट जो आपके 1 2 3 4 5 6 मतलब 10 20 50 100 200 500 के नोट हमारे यहाँ चलते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, जो इशू कौन करता है, आरबीआई इशू करता है। एंड लीगली कैन नॉट बी रिफ्यूज फॉर पेमेंट्स अलाउइंग इंडिपेंडेंट सेल एंड परचेज। अच्छा, आप लोगों को एक बात पता है क्या, अगर कोई भी आपकी जो लीगल करेंसी क्या है, अगर आपको आपके पास 500 का नोट है और कोई भी बंदा 500 का नोट कौन सा वाला, वो नया वाला 500 का नोट है, और अगर तो क्या है, वो आप किसी बंदे के पास जाते हो, वो आपसे मना करता है ना लेने के लिए, तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, उसके ऊपर आप केस कर सकते हो कि ये बंदा मेरी जो 500 का नोट है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट अगर उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, है ना, तभी वो बंदा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। आपके बहुत से जैसे मेरे यहाँ और बहुत सारी जो स्टेट्स होंगी वहां पे हमारे कॉइन्स क्या नहीं करते हैं, कॉइन्स यूज नहीं किए जाते। कौन से हमारे कॉइन्स यूज नहीं करते हैं, मतलब अगर आप किसी को ज्यादा कॉइन दोगे तो वो आपको लेने से मना करेगा, और जो 1 और 2 रुपए की जो कॉइन है वो तो बिल्कुल ही क्या है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना। बहुत सी करने बहुत बहुत सी सिटीज में ऐसा होता है कि 1 2 रुपए के नोट्स को, सॉरी, कॉइन्स को वो एक्सेप्ट नहीं करते, बट 1 और 2 रुपए के कॉइन्स लीगली एक्सेप्टेबल है, और अगर आपको कोई लेने से मना करता है तो आप 1 2 रुपए के कॉइन लेने से कोई भी मना कर रहा है, उनके ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, केस इधर कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये क्या है, ऐसा लीगल टेंडर पास हुआ गया और कोई भी इसको मनी को एक्सेप्ट करने से, कॉइन्स को 1 या 2 रुपए या 10 रुपए कोई भी कॉइन्स है, अगर जब तक वो लीगल टेंडर में, उसको कोई भी लेने से एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, है ना। हाँ, अगर आप किसी के पास जाओगे और 2000 रुपए का नोट लेके जाओगे तो वो तो एज अ लीगल टेंडर कैंसिल हो चुका है, वो लीगली, अब जो 2000 रुपए का नोट है वो लीगल नहीं है, जिसको क्या कर लिया है, गवर्नमेंट ने इशू किया था लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया। तो ये क्या होता है, हमारा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, जिसमें हम कोई भी हमें गुड्स एंड सर्विसेज लेना तो हम उसके बदले में किसी इंसान को पेमेंट कर सकते हैं, उससे हम एक्सचेंज करते हैं, किसके थ्रू, मनी के थ्रू, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सचेंज करते हैं। इसी तरीके से हम हमारे मनी को क्या करते हैं, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया करते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान। अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, आज के जमाने में जो मनी है वो हम उसको किस किस तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्म है हमारा, करेंसी नोट्स। क्या है हमारा, करेंसी। करेंसी मतलब क्या होता है, पेपर नोट्स होता है, एंड इसके साथ साथ क्या होता है, कॉइन्स होता है। क्या है, करेंसी मतलब होता है कागज के नोट या फिर हमारा सिक्के जिसको हम बोलते हैं, है ना, कागज के नोट या हमारे सिक्के जिसको हम क्या बोलते हैं, करेंसी बोलते हैं। और ये जो करेंसी है वो हर कंट्री की क्या होती है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होती है, जैसे अमेरिका का यूएस डॉलर, जापान का येन, एंड हमारा इंडोनेशिया का रुपया, और हमारा इंग्लैंड में हम बोल सकते हैं अपने पाउंड्स, है ना। तो हर एक कंट्री क्या होते हैं, अलग अलग करेंसीज होती है ना। तो ऐसे हमारे इंडिया की करेंसी क्या है, हमारे इंडिया की जो करेंसी है वो है हमारी रुपीज। क्या है, इंडिया की जो करेंसी है वो है हमारी रुपीज। ठीक है, तो क्या है, ये जो रुपी है, पेपर नोट करेंसी है, वो कौन करता है, सेंट्रल बैंक इशू करता है, जो कौन है, आरबीआई हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड कौन करती है, गवर्नमेंट इशू करती है। ये क्या होता है, एज अ पेमेंट एक्सेप्टेड है। क्या है, ये एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट है, बिकॉज द गवर्नमेंट लीगलाइज इट्स यूज लीगल टेंडर, जैसा जस्ट अभी मीडियम ऑफ एक्सचेंज में मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने इसको लीगल किया है कि आपको कोई भी सामान की जरूरत है तो आप ये जो करेंसी नोट्स गवर्नमेंट ने यूज किया है वो उनके बदले में आप किसी भी सामान को ले सकते हो, है ना। हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू बट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ड्यू टू ट्रस्ट एंड अथॉरिटी। अब देखो ऐसा होता है कि मान लो 10 रुपए का जो नोट है उसको बनाने में खर्चा कितना लगा है, सिर्फ 4 रुपए लगा है, लेकिन वो एक्सेप्ट ऐसा कैसा होता है, 10 रुपए। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का आपको मतलब समझना बहुत जरूरी है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब हो सकता है भले ही वो जो नोट बनाने में आपका 4 रुपए का खर्चा आया हो, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, 10 रुपए ही होगी, है ना। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि भले उसकी वैल्यू उतनी नहीं हो जितने का वो बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, वो फिर भी एक्सेप्टेबल होगा जितना उस पे अमाउंट लिखा हुआ होगा। जैसे कि 10 रुपए 20 रुपए आता, मतलब वो कागज का नोट भले 2 रुपए में बनाओ, लेकिन वो कागज के नोट की वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपए की, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने एज अ लीगली एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। समझ आया ना, समझ आया ना, समझ आया ना। अब देखो, अब है हमारा डिमांड डिपॉजिट। यार देखो, कमेंट कर दिया करो, कोई आपको कमी लगे हो, प्लीज 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 कमेंट कर दिया करो, कोई भी कमी तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि थोड़ा हमें भी ग्रो करने का मौका मिले, है ना। क्योंकि जो फीडबैक होता है ना वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, जिससे हम अपने आप की, हमारी जो गलतियां हम उनको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज 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 कमेंट कर देना। अगला क्या है हमारा, डिमांड डिपॉजिट।
डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है? मनी पीपल डिपॉजिट इन बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है ऐसा मनी, सॉरी, जो पैसा आप कमाते हो वो क्या करते हो, आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, तो बस उसी को तो हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। नाम में कुछ नहीं रखा है, काम में रखा है। वो नाम जरूर डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन उसका जो मतलब है वो डिफिकल्ट नहीं होता। मनी पीपल डिपॉजिट टू बैंक फॉर सेफ्टी टू अर्न इंटरेस्ट। हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसा हो जाता है, भरपूर पैसा हो जाता है, तो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसके बदले में बैंक हमें क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। तो यही तो होता है डिमांड डिपॉजिट। कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, जब भी हमें क्या मिलेगा, डिमांड डिपॉजिट नाम क्यों रखा, हमने पैसा डिपॉजिट किया, जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी हम बैंक को ऑर्डर देंगे, ए मेरा इतना पैसा निकाल के दे, किसके थ्रू, एटीएम के थ्रू। एटीएम अपना कार्ड लगाते हैं, जितना भी हमारा पैसा है हम उस पैसे को क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, ध्यान रखना, विड्रॉ कर सकते हैं हम अपना पैसा, जितना भी हमें जरूरत पड़े है, जो भी हमारे बैंक अकाउंट में है, एटीएम कार्ड डाला, पैसा निकाला, खच्च से एटीएम डाला, पट्ट से पैसा बाहर आया, है ना, एक डायलॉग एक फिल्म में। यूजिंग अ डेबिट कार्ड, फिर क्या है हमारा, क्रूशियल बिकॉज दे अलाउ पेमेंट विदाउट कैरिंग कैश। ये क्या करते हैं, अगर हम क्या करेंगे, क्रूशियल ये इसलिए क्योंकि हमें क्या करते हैं, जब भी हमारे पास पैसे नहीं होते, हम एटीएम कार्ड के थ्रू, हमारे डेबिट कार्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, हम पेमेंट्स कर सकते हैं, जब भी हमारे पास क्या नहीं होता है, कैश नहीं होता। तो डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहला हमारा क्या है, कि जो हमारा बैंक है, बैंक में हम क्या कर सकते हैं, इसको पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम डिपॉजिट है। एंड हम जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, हम डिमांड करेंगे तो हम हमारा पैसा हमें मिलेगा, और अगर हमारे पास कैश नहीं है तो हम कभी भी इससे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तीन की पॉइंट्स आपको याद रखना है, डिमांड डिपॉजिट हम मनी को क्यों बोलते हैं। अब आता है हमारा चेक्स। देखो अब चेक्स क्या होता है ना, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चेक्स। देखो थर्ड नंबर क्या है हमारा, दो हमने पढ़ लिया, हमारे दो हमारे कौन से थे, एक तो हमारा करेंसी जो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग हिसाब से होते हैं, एंड दूसरा हमारा क्या था, हमारा था डिमांड डिपॉजिट हमने। अब है हमारा चेक्स। चेक्स का मतलब क्या होता है, देखो चेक कुछ नहीं होता है, चेक का मतलब होता है आपका पेपर। क्या होता है, चेक का मतलब होता है आपका पेपर। और जो पेपर को आप क्या करते हो, जिस पेपर को आप यूज करते हो, जिसपे आप किसी को अगर आपको पेमेंट करना है तो आप क्या करोगे, उस पे उसका नाम लिखोगे, नाम लिखने के साथ साथ अपने साइन करोगे, साइन करने के बाद जिसको भी पैसे की जरूरत हो उसको आप क्या कर दोगे, डायरेक्टली आपके बैंक से क्या हो जाती है, पेमेंट हो जाती है। अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप क्या करोगे, उस चेक को एज एक्सचेंज यूज करोगे, जिसको पेमेंट करना है उसको दे दोगे, वो अपने बैंक अकाउंट में क्या करेगा, जमा कराएगा, तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो वही क्या होता है, वही होता है आपका चेक। पेपर क्या लिखा हुआ है, पेपर इंस्ट्रक्शन टू अ बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम एन अकाउंट टू अनदर पर्सन। आपके अकाउंट से क्या हो जाता है, उसको पेमेंट हो जाती है जब भी आप क्या करते हो, चेक को इशू करते हो, या किसी बंदे को आप चेक देते हो तो वो अपने बैंक में डिपॉजिट करता है, और बैंक में डिपॉजिट होने के बाद आपके बैंक से अकाउंट से पैसा कट जाता है। वो इस पॉइंट में लिखा हुआ है, यूज्ड टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम डिमांड डिपॉजिट्स एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट फिजिकल। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, ये तो यार अपन लोग अभी भी करते हैं। अभी तो आप लोगों ने चेक्स नहीं किया होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट किया होगा। कैसे, डिजिटल पेमेंट, यूपीआई पेमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल मनी, इंक्लूड्स ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट्स, एटीएम विड्रॉल्स एंड हमारा डेबिट क्रेडिट कार्ड्स। विड्रॉल्स का मतलब अगर आपको नहीं पता है, विड्रॉल्स का मतलब होता है पैसे को निकालना। कैसे निकालते हो, एटीएम कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू आप निकालते हो, पेमेंट करते हो किसी को भी मोबाइल के थ्रू, जिसको मोबाइल बैंकिंग बोलते हैं। समझ आया, ये सिस्टम में क्या होता है, ट्रांसफर होता है किसका, फंड्स का, बिटवीन बैंक अकाउंट। एंड हम क्रेडिट कार्ड्स क्या होता है, अलाउ एंड परचेज होता है, मतलब क्रेडिट कार्ड एक डेबिट कार्ड एक कार्ड होता है, जिसमें अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा भी नहीं होगा ना, तो एक 20,000 50,000 की जो लिमिट होती है, वहां तक आप बिना पैसा होते हुए भी शॉपिंग कर सकते हो, बट आपको उसके बदले में उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये क्या होता है, हमारे डिजिटल मनी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स बोलते हैं। चार मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हमने पढ़े, करेंसी, करेंसी के साथ साथ हमारा दूसरा है हमारा डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट के बाद हमारा चेक्स, चेक्स के बाद हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। स्टार्टिंग से हमने क्या क्या पढ़ लिया, स्टार्टिंग से हमने हमारा मनी एंड क्रेडिट का मतलब पढ़ा, उसके बाद हमने मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है वो हमने पढ़ा, उसके बाद हमारा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ा, चार हमारी जो हमारी करेंसी नोट्स, डिमांड डिपॉजिट, चेक्स एंड हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स होता है। सो चलो अगला हमारा टॉपिक है हमारा लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। सिर्फ 2 मिनट में ये टॉपिक समझाऊंगा, इसको रीड आप लोग खुद करना, बट मैं आपको एक केस बताता हूँ। ये आप, एक बंदा है, इस बंदे ने बैंक के अंदर 100 रुपए जमा किए। जब 100 रुपए इस बंदे ने जमा किए, किसमें, 100 रुपए इसने जमा किए बैंक के अंदर। बैंक ने क्या किया, बैंक लोन किस तरीके से देता है मैं आपको ये बता रहा हूँ। बैंक में 100 रुपए जमा किए, बैंक ने इसमें से 15 रुपए आपके क्या कर दिए, आपके नाम से आपके अकाउंट में पैसे बचा के रख दिया, और बचा हुआ बाकी का क्या, 85 रुपीज उसने क्या किया, 85 रुपीज का दे दिया किसी दूसरे बंदे को, लोन दे दिया। जब 85 रुपीज का क्या दे दिया, उसने लोन दे दिया, तो बस अब क्या हुआ इधर, किसी दूसरे बंदे को इसने क्या दे दिया, लोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोरोवर बोलते हैं, जिसको पैसे की क्या थी, जरूरत थी। तो इसी तरीके से बैंक क्या करता है, लोन को क्रिएट करता है। आपने जो पैसा अमाउंट के डिपॉजिट किया है बैंक में, उसका 15% उसके आसपास ही पैसा बैंक क्या करता है, सेव करके रखता है, लिमिट चेंज होती रहती है, ये रूल होता है, ठीक है।
तो वो उतना पैसा सेव करके रखता है बैंक आपके अकाउंट में, बाकी का पैसा क्या करता है बैंक उठा के ले जाता है और किसी को भी जिसको जरूरतमंद है उसको क्या देता है, उसको पैसा उठा के दे देता है। अब ये बोरोवर क्या करता है, लोन जो इसने लिया इसके बदले में, बैंक को पेन चेंज कर लेता हूँ तो अच्छे समझ आएगा। बोरोवर क्या करता है, बोरोवर इसके बदले में जो लोन दिया है इस पे मान लो 85 रुपीज पे इसने दिया है 10 रुपए लोन। क्या दिया है, 85 रुपए, बैंक को 10 रुपए लोन दिया है, लोन पे इंटरेस्ट दिया। अब ये बैंक क्या करेगा, 10 रुपए में से 2 रुपए 8 रुपए अपने पास रख लेगा और बाकी का बचा हुआ 2 रुपए क्या करेगा, बैंक आपको एज अ इंटरेस्ट दे देता है। जो हम सेव पैसा करके रखते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट भी तो मिलता है, तो इंटरेस्ट कैसे मिलता है, ऐसे ही मिलता है। इसी तरीके से बैंक क्या करता है, एक्टिविटीज करता है किसकी, अपनी लोन्स की। तो एक बार इसको पूरा पैराग्राफ को रीड कर लेना, जो इसमें लिखा हुआ है वही मैंने आपको इधर समझाया हुआ भी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो बैंक है वो क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैंने उतना आपको बताया, लेकिन क्रेडिट किस तरीके से होता है, रिजर्व, लीगल रिजर्व रेशियो, क्रेडिट से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ये सारा होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर आपका टू क्रेडिट सिचुएशन आती है बैंक के हमारे क्रेडिट सिचुएशन। एक क्रेडिट सिचुएशन होती है जो बेनिफिशियल होती है, जिसमें फायदा पहुंचता है बोरोवर को, और दूसरी होती है जिसमें बोरोवर को क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। अब वो कैसे पहुंचता है, आओ चलो देखते हैं। सिचुएशन नंबर 1, इसमें देखो क्या है, सिचुएशन 1 में आपका एक फार्मर है जिसको पैसे की जरूरत है। अब पैसा कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, जिसको बैंक को हम क्या बोलते हैं, हमारा फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। बैंक क्या कर रहा है, एक फॉर्मल सेक्टर और लोन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे फार्मर क्या कर सकता है, बीज खरीद सकता है, फर्टिलाइजर्स खरीद सकता है, अपनी फसल उगा सकता है, प्रोडक्टिव मतलब फायदा कमा सकता है, अपनी अर्निंग कर सकता है। और जैसे ही उसने वो फसल अपनी बेचेगा तो उससे जो पैसा वो कमाएगा उससे अपने लोन का रीपेमेंट कर देगा, एंड इसके साथ साथ क्या करेगा, अपना पैसा कमा सकता है। और अब इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, उसको हेल्प मिली क्या, अपनी अर्निंग्स कमाने में और प्रोडक्शन करने में। तो ये फायदा ही तो हुआ उसके लिए, उसने पैसा कमा भी लिया और उसका पैसा भी खुद का ना लगा के बैंक से लोन लिया, उसका इंटरेस्ट भी पे करे, तो उसको फायदा, उसकी जो वेलफेयर हुआ उसका, है ना, वेलफेयर हुआ, उसको फायदा ही पहुंचा। लेकिन दूसरा जो सिचुएशन होगा उसमें हार्मफुल होता है। कैसे, एक स्मॉल शॉपकीपर है, उसको अपनी मेडिकल मेडिसिन लेने के लिए मेडिकली पैसे की जरूरत है, तो उसको कोई भी जो आसपास के एरिया में हमारे लोन प्रोवाइड करते हैं ना लोग बाग, जैसे रिश्तेदार हुए, अगल बगल के पड़ोसी हुए, उनके पास पैसा होता है तो वो क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते, तो उसको पैसे की जरूरत है तो उसने क्या लिया, पड़ोसी से किसी से लोन लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मनी लेंडर बोलते हैं। जो क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर होता है, उसके ऊपर कोई भी रेगुलेटर नहीं होता है। फिर उसका पर्पज क्या होता है, उसको किसी भी अपने खर्चे के लिए क्या होना चाहिए, पैसा चाहिए पड़ता है, तो वो जाता है, यार मुझे 2,000 5,000 10,000 रुपए की जरूरत है, कृपया मुझे प्लीज मुझे दे दो, मैं तुम्हें इतने हफ्ते के अंदर लौटा दूंगा, है ना। तो इससे क्या होता है, इन जो इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं उनका हाई इंटरेस्ट क्या होता है, हाई होता है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, आपका मान लो उसने बोला कि मुझे 2,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हें एक हफ्ते के अंदर लौटा दूंगा। हाँ, तो फिर जो लेंडर था उसने बोला, हाँ तुम मुझसे 2,000 रुपए ले लो, लेकिन तुम्हें एक हफ्ते के बाद 2,000 रुपए, इसके साथ साथ तुम्हें एक हफ्ते के अंदर 500 रुपए भी मुझे देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, हाँ 2500 रुपए तुम दे देना, और अगर तुम इससे एक दिन भी ज्यादा लेट हो तो फिर तुम्हें ब्याज लग जाएगा कितना, 500 रुपए, और तो इसका मतलब तुम्हें हमें 3,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये हाई इंटरेस्ट रेट होता है। इसमें क्या होता है, इससे जो गरीब इंसान है वो क्या होता है, डेट ट्रैप में फंस जाता है। डेट ट्रैप मतलब होता है ब्याज का जाल, जो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता बढ़ता रहता है, अगर वो पेमेंट कर पाता है तो वो एक जाल के अंदर अच्छे से बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। यही क्या होता है, डेट ट्रैप होता है। दो सिचुएशन होती है लोन की भी, एक लोन होता है फायदे के लिए और एक लोन होता है नुकसान पहुंचाता है जो लोगों को, ठीक है। अगर आपको बिजनेस के लिए चाहिए तो लोन आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको अपना खर्चा करने के लिए लोन ले रहे हो तो वो लोन बहुत ही हार्मफुल आपके लिए हो सकता है। तो इसका टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, किसी को अगर लोन दिया जाता है तो उसके क्या टर्म्स होते हैं। तो सबसे पहला उस पे इंटरेस्ट दिया जाता है, जिसको हम, जो क्या होता है, पैसा लेने के, उधार लेने के लिए खर्चा होता है। कॉस्ट मतलब क्या होता है, कॉस्ट मतलब होता है हमारा खर्चा। खर्चा मतलब जो भी हमने पैसा उधार लिया उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट पे करना है, वो इंटरेस्ट क्या होता है, हमारा कॉस्ट होता है, वो खर्चा होता है जो भी हमने पैसे को लिया है। तो सबसे पहले आपको खर्चा देना पड़ता है, उसके साथ साथ कोलेट्रल मतलब चीज आपको गिरवी रखनी पड़ती है। गिरवी रखने के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन, गिरवी मतलब पता है ना, कोई भी असेट वगैरह, असेट मतलब कोई भी चीज अपनी आपको गिरवी रख, मान लो 2,000 रुपए दिए थे उसको, उसको पैसे की जरूरत थी, तो उसने अपना कीपैड वाला जो मोबाइल है वो 2,000 रुपए में क्या रख दिया है, गिरवी रख दिया था, है ना। तो जब वो पैसा दे देगा तो अपना मोबाइल लेके जा सकता है। तो कोलेट्रल मतलब होता है गिरवी। फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन मतलब पेपर वर्क वगैरह, जहाँ अगर आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो वो आपसे पेपर पे साइन वगैरह लेंगे कि आपने इतना लोन, आपको इतना लोन मिला है, आप हमें इतनी डेट पे लोन पे रीपेमेंट करोगे, इसके साथ साथ इस लोन पे आप हमें इतना इंटरेस्ट दोगे, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन होता है। उसके बाद मोड ऑफ रीपेमेंट होता है कि किस तरीके से आप हमें क्या करोगे, पैसे को रीपे करके दोगे, कितने महीने में दोगे, कितने साल में दोगे, ये सारी डिटेल्स आपकी, मोड ऑफ रीपेमेंट, कितना इंटरेस्ट दोगे, ये सारी डिटेल्स लिखी हुई रहती है। तो चार टर्म्स होते हैं हमारे, क्या चार टर्म्स, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट के साथ कोलेटरल, कोलेटरल के साथ आपका क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट
साथ साथ आपका एक और हो जाता है मोड ऑफ रीपेमेंट, किस तरीके से आप लोन का रीपेमेंट करोगे। उसके बाद फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, दो टाइप के सेक्टर होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, जिसमें आपका लेंडर कौन होता है, जो उधार कौन देता है, बैंक देते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, वहीं आपके जो जान पहचान के लोग होते हैं मनी लेंडर्स, वो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं। वहीं अगर हम सुपरविजन की बात करें तो सुपरवाइज कौन करता है, इसको सुपरवाइज करता है आरबीआई। आरबीआई इसको रेगुलेट करके रखता है, कोई भी गलत काम अगर बैंक करते हैं तो उसको दंड कौन देता है, आरबीआई। लेकिन इनकी कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती है, मतलब कोई भी इनका कानून ऊपर वाला नहीं होता है जो इनको कंट्रोल कर सके। इंटरेस्ट रेट इनके क्या होते हैं, कम होते हैं। इनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो क्या होते हैं, इनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो कम होते हैं। वहीं जो इनके इंटरेस्ट रेट होते हैं वो हाई होते हैं, क्योंकि इनको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं होता है। एंड इसके साथ साथ जो ये इनका जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग होते हैं, इनका इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने के लिए देते हैं। दूसरा इनका टर्म्स क्या होता है, रिक्वायर्ड कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसमें क्या चाहिए पड़ता है, इसमें गिरवी रखना पड़ता है बैंक्स को। लेकिन इधर ये जान पहचान के लोग हैं, इनको पता है कि आपसे पैसा किस तरीके से निकाला जाएगा, इसलिए वो आपसे कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं मांगते, क्योंकि वो आपके बारे में सब जानते हैं। मोटिव का मतलब क्या होता है, वेलफेयर एंड प्रॉफिट। इधर वो लोग बैंक जो प्रोवाइड करते हैं लोन, वो इसलिए करते हैं कि आप पैसे लो, आप अपनी अर्निंग्स कमाओ और ग्रो करो। लेकिन जो आपका भाई इनफॉर्मल सेक्टर होता है वो सिर्फ किस लिए लोन देता है, कि वो प्रॉफिट कमा सके, पैसे से कुछ पैसा कमा सके, और आप कभी भी उनके चंगुल से बाहर ना आ सको, और वो आप पे ऐसे ब्याज ब्याज खाते रहे। फिर उसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक है वो आपका SHG, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में 15 से 20 लोग क्या करते हैं, 15 से 20 लोग एक ग्रुप बनाते हैं, जो क्या करते हैं, जिन हर महीने पैसा डालते हैं, हर महीने पे पैसा डाल के उसमें से स्लिप निकालते हैं, जिसके नाम की स्लिप आती है वो हर महीने एक दूसरे को, हर डेट पे वो स्लिप में से एक का नाम है तो वो स्लिप निकल जाती है। ऐसे ऐसे करके हर किसी को क्या पैसे की जरूरत होती है उसको लोन मिल जाता है, जिसको आपने सुना होगा, जिसको आप बोलते हो समूह। समूह नाम की वो चीज होती है, जिसमें यहाँ निधि, हम कंपनी बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जो खुद के लिए क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, जब इनको लोन की जरूरत होती है तो वो क्या कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं। इनका एडवांटेज, इनके फायदा क्या होता है, इनको कोलेट्रल नहीं देना पड़ता है किसी को, एक्सेस टू टाइमली लोन्स एट रीजनेबल रेट्स। इसमें क्या होता है, रीजनेबल रेट्स मतलब कम से कम रेट पे आपको क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है। इसमें वुमेन का एम्पावरमेंट होता है। जो SHG होते हैं वो क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब जो हमारी इकोनॉमी होती है, जो रूरल एरियाज होते हैं, गांव के एरियाज होते हैं, उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ जो वुमेन्स है उनको सेल्फ रियलाइंट बनाता है। इसका मतलब आत्मनिर्भर बनाता है, किसको, वुमेन्स को। जो वो लोग ग्रुप बना के पैसे को इकट्ठा करते हैं, जब जरूरत पड़ती है वो लोग पैसे का यूज भी करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो पूरा समझ में आया होगा। कोई बहुत ही टफ टॉपिक नहीं था। स्टार्टिंग में मैंने आपका टाइम लिया जिससे आप इजीली हर एक चीज को अच्छे से समझ सको। मैंने आपका बेस क्लियर कर दिया था, तो इसलिए लास्ट में हमने बहुत जल्दी 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 चीजों को समझ लिया अच्छे से। एक बार हम पूरा अगर कंक्लूड करें, पूरा रिवाइज करें, तो हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने मनी पढ़ा है, मनी क्या होता है, फिर उसका क्रेडिट क्या होता है, हमने वो पढ़ा है। मनी के बाद हमने क्या पढ़ा है, मनी के बाद हमने पढ़ा है कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, सबसे पहले हमने पढ़ा करेंसी क्या होता है। करेंसी के बाद हमने पढ़ा डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट के बाद हमने पढ़ा कि चेक्स क्या होता है। चेक्स के बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स या डिजिटल मनी क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो बैंक है वो किस तरीके से क्रेडिट एक्टिविटी करती है। उस क्रेडिट एक्टिविटी में वो पैसा कुछ जमा करके रखती है, जमा पैसा करने के बाद लोन प्रोवाइड करते हैं, उसको जो इंटरेस्ट आता है कुछ आपको देते हैं, कुछ बैंक रखती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि दो सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन में एक में फायदा पहुंचता है, एक सिचुएशन में हार्म पहुंचता है। फिर उसके बाद हमने देखा क्या, फिर उसके बाद हमने देखा कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जिसमें सबसे पहले इंटरेस्ट